क्लबिंग के लिए, ना कि यहाँ आने के लिए। यहाँ आने के लिए अभी भी आपको सी प्लस चाहिए ही आपकी राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान न्यू के वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनएमसी के न्यू चेंजेस के बारे में। तो जैसे कि अभी काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो जो आपका कन्फ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाएगा। इसके अंदर विद एग्जाम्पल हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारे रूल्स जो भी जो न्यू चेंजेस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, ताकि जिन लोगों के पास अपना रिजल्ट है ओईटी का, तो उनका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, और वो जो एग्जाम्पल है उनसे कंपेयर कर सके अपने रिजल्ट को, और जो आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन से 3 चेंजेस आने वाले थे, जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल जो 3 चेंजेस आने वाले थे, सबसे पहला जो अपना चेंज था वो ये था कि जो राइटिंग है उसके अंदर सी एक्सेप्टेबल होगा क्लबिंग के लिए। जो दूसरा हमारा चेंज आने वाला था वो ये था कि जो क्लबिंग का जो ड्यूरेशन है वो पहले 6 मंथ का था, अभी उसको 12 मंथ का कर दिया जाएगा। जो तीसरा हमारा चेंज आने वाला था वो ये था कि एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन से जो एम्प्लॉय जहाँ पे जो नर्सिस यहाँ पे काम कर रही हैं एज ए सीनियर केयर, तो वो रजिस्टर्ड नर्सेज बन सकती हैं यूके के अंदर, एनएमसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। तो टोटली मिला के 3 चेंजेस आने वाले थे, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया है। तो जिसके अंदर जो 2 चेंजेस हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा, जो भी ये चेंजेस आए हैं ये किसके लिए बेनिफिशियल हैं और किसके लिए नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। पर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो ये वीडियो है या फिर जो भी चेंजेस हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, और किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है वो भी हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला चेंज है कि जो एनएमसी के अंदर जो सी है वो क्लबिंग के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हाँ, सी जो है, जिस किसी का अगर राइटिंग के अंदर अगर सी आया है तो वो क्लबिंग के लिए अभी एक्सेप्टेबल है। अब मेन कन्फ्यूजन ये आई हुई है कि जैसे कि काफ़ी सारे चैनल हैं और काफ़ी सारे वीडियोस अभी आए हुए हैं, तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अगर उनके पास उनका जो रिजल्ट है, अगर उनके पास सी है तो वो यूके आ सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से बताया गया है कि अगर आपका सी स्कोर आया है तो आप यूके के अंदर आके अभी काम कर सकते हैं, और आप आने के लिए तैयार हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपका सी आया है तो वो क्लबिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, ना कि यहाँ आने के लिए। यहाँ आने के लिए आपको सी प्लस ही चाहिए। पर हाँ, अगर आपका पहले सी आता था, ये जो न्यू चेंज आने से पहले अगर आपका सी आता था, तो जो आपका रिजल्ट है वो पूरा खराब हो जाता था, उसको आप कहीं पे भी क्लब नहीं कर सकते थे। पर अब अगर आपका सी आता है तो जो आपका रिजल्ट है वो एप्लीकेबल होगा क्लबिंग के लिए, ना कि यहाँ आने के लिए। यहाँ आने के लिए अभी भी आपको सी प्लस चाहिए ही आपकी राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो न्यू चेंज है वो आपके जो रिजल्ट है उसको कैसे अफेक्ट करेगा और आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, आपका एक आपने एग्जाम दिया, मानो आपने 1 महीने पहले अपना एग्जाम दिया, जिसके अंदर आपकी जो लिसनिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आया है, जो रीडिंग है उसके अंदर आपका बी आया है, और जो राइटिंग है वहाँ पे आपका सी आया है, और जो स्पीकिंग है उसके अंदर आपका बी आया है। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो जो आपकी लिसनिंग है उसके अंदर आपका 6.5 आया है, जो रीडिंग है उसके अंदर आपका 7 आया है, जो राइटिंग है उसके अंदर खाली आपका 6 आया है, और जो स्पीकिंग है उसके अंदर आपका बी आया है। तो अब आपकी लिसनिंग के अंदर आपका सी प्लस है, रीडिंग के अंदर आपका बी है, राइटिंग के अंदर आपका सी है, स्पीकिंग के अंदर आपका बी है। तो पहले अगर आपका ये रिजल्ट आता, ये जो न्यू चेंजेस आए हैं उनसे आने से पहले अगर आपका रिजल्ट आता था, इसका मतलब ये था कि जो आपका ये रिजल्ट है ये वेस्ट है, इसको आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते, कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर सकते इसको, ना ही क्लबिंग के लिए और ना ही यहाँ आने के लिए। पर अब ये जो आपका रिजल्ट है इसके अंदर आपकी 2 मॉड्यूल यहाँ पे क्लियर है, आपका एक रीडिंग आपका यहाँ पे क्लियर है, और दूसरा आपका स्पीकिंग यहाँ पे क्लियर है। आपको अब क्लियर क्या करना है, आपको आपका लिसनिंग क्लियर करना है और आपकी आपकी राइटिंग क्लियर करनी है। तो रीडिंग आपका यहाँ पे क्लियर है, स्पीकिंग यहाँ पे क्लियर है। मैं आपको फिर से आपको बताता हूँ, बाकी जो 2 मॉड्यूल है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। जो आपकी 2 मॉड्यूल क्लियर नहीं है, अब आपको सेकंड सिटिंग के अंदर, मतलब कि जब दोबारा अपन एग्जाम देते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, 1 महीने बाद आपने दोबारा एग्जाम दिया, जिसके अंदर आपकी लिसनिंग में आपका बी आया, आपकी रीडिंग के अंदर आपका सी प्लस आया, और जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आया है, और जो आपकी स्पीकिंग है उसके अंदर बी आया है। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो जो लिसनिंग है उसके अंदर आपका 7 आया है, रीडिंग के अंदर आपका 6.5 आया है, जो राइटिंग है उसके अंदर आपका 6.5 आया है, स्पीकिंग है उसके अंदर आपका बी आया है। अभी दोनों रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूके आने का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे आप एनएमसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और आपको यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है, तो आपके रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपका बी आना चाहिए, और जो राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आना चाहिए। वहीं अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपका 7 आना चाहिए, वहीं राइटिंग के अंदर आपका 6.5 आना चाहिए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अपना फर्स्ट टेस्ट जो कि हमने 1 महीने पहले दिया था, उसके अंदर आपका रीडिंग क्लियर था और आपकी स्पीकिंग क्लियर थी, जिसके अंदर आपकी रीडिंग के अंदर बी आया था और स्पीकिंग के अंदर बी आया था।
वहीं हमारे जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके अंदर हमारा लिसनिंग क्लियर है और हमारा स्पीकिंग क्लियर है। तो जहां पे पहले हमारा लिसनिंग फेल था वहां पे आपका अभी लिसनिंग क्लियर हो गया क्योंकि वहां पे आपको बी आया है। जहां पे पहले हमारा स्पीकिंग क्लियर था पर अभी भी हमारा स्पीकिंग क्लियर हुआ है। अब इसमें मेजर चेंज ये है कि पहले राइटिंग के अंदर हमारा सी था, वो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं था, पर वो एग्जाम हमारा एप्लीकेबल था किस चीज के लिए, कि अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट वाला एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ उसको क्लब कर सकें। तो अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है उसके अंदर हमारे राइटिंग के अंदर सी प्लस आया है। इसका मतलब ये है कि जब आपका यहाँ पे सी प्लस आया है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रीडिंग क्लियर हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में आपका लिसनिंग और राइटिंग क्लियर हो गया, और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आपका स्पीकिंग क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो अभी एप्लीकेबल है किस चीज के लिए, एनएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये जो भी चेंजेस आए हैं ये एनएमसी की साइट के ऊपर नहीं है। जैसे आप अपना पोर्टल खोलते हैं, जैसे कि हम लोग अपना लॉगिन बनाते हैं एनएमसी के अंदर, जहाँ पे अपने को इंग्लिश एग्जाम जो रिक्वायरमेंट अपनी होती है वहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट डालते हैं। तो वहाँ पे अभी ये जो पोर्टल है ये ओपन है, आप ऑफिशियली अभी वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है, पर अगर अपने पोर्टल के ऊपर जाके आप देखते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रॉम 250 आप अपना जो एग्जाम का जो स्कोर है वो एंटर कर सकते हैं ओईटी के अंदर, और वहीं आइल्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप 6 से अपना जो एग्जाम स्कोर है वो वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पर किस चीज़ के लिए, तो क्लबिंग के लिए है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये चीज़ें क्लबिंग के लिए हैं, ये यहाँ आने के लिए नहीं है। अगर आपका 6 आया है या फिर ओईटी के अंदर अगर आपका सी आया है तो आप सिर्फ एग्जाम को क्लब कर सकते हैं, ना कि आप उसको यूज करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज ये आती है कि इसके अंदर आपको 2 एग्जाम देने ही पड़ेंगे। अगर आपके राइटिंग में सी आया है, आपको लगता है कि हाँ मेरा सी आया है और मैं यूके आ जाऊंगा, तो नहीं, आपको अपना एग्जाम दोबारा देना है। एग्जाम के अंदर आपको सी प्लस लेके आने हैं राइटिंग के अंदर, तभी आप यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। अगर आपका सी आया है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि वो क्लबिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, ना कि एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। राइट, तो जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल लेके देखे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कौन सा जो हमारा रिजल्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी बताऊंगा जो आगे शायद कमेंट में ये सारे सवाल पूछेंगे। तो इसके अंदर फिर से हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 1 तारीख को एग्जाम दिया, जिसके अंदर आपके लिसनिंग के अंदर आपका सी प्लस आया है, रीडिंग के अंदर आपका बी आया है, राइटिंग के अंदर आपका सी प्लस आया है, स्पीकिंग के अंदर आपका बी आया है। अब यहाँ पे 3 एग्जाम आपके क्लियर हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या क्लियर है, पहले आपका रीडिंग क्लियर है, रीडिंग के अंदर आपके बी आया है, राइटिंग के अंदर सी प्लस आया है, तो आपका वहाँ पे एग्जाम क्लियर है। वहीं स्पीकिंग के अंदर अपना बी आया है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम क्लियर है। आपने नेक्स्ट एग्जाम दिया, अभी नेक्स्ट एग्जाम में आपको क्या क्लियर करना है, आपको अब यहाँ पे अब आपको अपनी लिसनिंग क्लियर करनी है, क्योंकि आपकी लिसनिंग में लास्ट वाले एग्जाम में सी प्लस आया था। ठीक है, पर अब जब अपना नेक्स्ट एग्जाम आप देते हैं, लिसनिंग के अंदर आपका बी आया है, रीडिंग के अंदर आपका सी आया है, राइटिंग के अंदर सी प्लस आया है, और स्पीकिंग के अंदर बी आया है। अब क्या हुआ है कि सारी चीजें यहाँ पे आ गई, पर आपकी जो रीडिंग में जहां पहले आपका बी आया था लास्ट टाइम में, जब जो कि आपका एग्जाम क्लियर था, पर इस समय आपका जो एग्जाम है आपने दिया एग्जाम, उसके अंदर आपका सी आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका सी आता है रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर या स्पीकिंग के अंदर, तो आप अपना एग्जाम क्लब नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सी आया है राइटिंग के अंदर, तो आप अपना एग्जाम क्लब कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। अगर आपकी लिसनिंग में बी आता है, रीडिंग में अगर आपका सी प्लस भी आता है, और अगर राइटिंग के अंदर अगर आपका सी आता है और स्पीकिंग में बी आता है, तो आप ये जो एग्जाम है उसको दोबारा से क्लब कर सकते हैं अपने पहले वाले एग्जाम के साथ। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी एग्जाम का आपका मार्किंग, आपके जो आपका एग्जाम पास होने का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर अगर आपका बी है और अगर आपका सी प्लस आता है, तो वो राइटिंग के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम लोग 0.5 नीचे गिराते हैं अपने मार्क्स को, तो वो क्लबिंग के लिए एप्लीकेबल है। वहीं राइटिंग के अंदर अगर हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है अगर वो सी प्लस है, तो सी खाली यहाँ पे आपका एप्लीकेबल है क्लबिंग के लिए, ना कि आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने तो एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, और आप लोगों को भी समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आप इसको अपने अपने रिजल्ट के साथ कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बात कही थी कि ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो ये वीडियो है या फिर ये जो भी न्यू चेंजेस आए हैं किसके लिए फायदेमंद नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका अपना फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारी जो वीडियोस हैं या फिर जो भी न्यू चेंजेस आए हैं इनके ऊपर इतना ध्यान ना दें, क्योंकि आपको अपने एग्जाम के अंदर राइटिंग के अंदर सी प्लस स्कोर करना ही है। आप उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, खाली क्लबिंग के लिए ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सी को। उम्मीद करता हूं, और आप भी पूरी मेहनत करना कि आपके राइटिंग के अंदर आपके सी प्लस आए, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर आपके बी आए। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो भी अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग बैठे हैं आपको बताने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बैठे हैं और हम आपको अपडेट कर देंगे।
दूसरी चीज़, आप लोग इस चीज़ों की टेंशन मत लो कि क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये सारी चीज़ें। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है अभी तक तो, ठीक है? क्योंकि आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आप इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें। दूसरी चीज़, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकंड अटेम्प्ट अभी देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है, ये 50-50% आपके लिए बेनिफिशियल है भी और नहीं भी। क्योंकि जो आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके सी आए हैं राइटिंग के अंदर, तो वैसे भी आपको सी प्लस तो वहाँ पे लेके आना ही है। अगर आपको यहाँ पे सी प्लस लेके आना है, तो ये ज़रूर इस चीज़ की कोशिश करना कि आपके रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपके बी आएँ और जो आपकी राइटिंग है, उसके अंदर आपके सी प्लस आएँ। वरना अगर सी आते हैं, तो फिर से आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे। तो बेनिफिशियल है भी और बेनिफिशियल नहीं भी है, राइट? तो कोशिश करना अपना जो नेक्स्ट एग्जाम हो उसके अंदर आप उसको क्लियर करने की ही कोशिश करना। इन जो एनएमसी चेंजेस है उनको थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि ये जो चेंजेस आए हैं काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और एक तरीके से बेनिफिशियल है भी और नहीं भी। अब बात करते हैं कि जो ये चेंजेस है किसके लिए बेनिफिशियल है, मतलब किसका बेनिफिट है इन चेंजेस के लिए। तो इन उन लोगों का बेनिफिट है जिनका पहले सी आया था पर बाकी मॉड्यूल्स उनके क्लियर थे, उनको खाली सी के चक्कर में उनका पूरा रिजल्ट खराब हो गया था। किसी का ऐसा होगा कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर उनका बी आया है, पर जो उनकी राइटिंग है उनके अंदर उनका सी आया है, उनका सी प्लस नहीं आ पाया। तो जो रिजल्ट था उनका पहले वेस्ट था, पर अब वो रिजल्ट वेस्ट नहीं है। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपके रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर अगर आपके सी प्लस भी आते हैं और जो राइटिंग है इसके अंदर अगर आपका दोबारा से सी प्लस आ जाता है, पहले आपका सी था अब सी प्लस आ गया, अगर आप चारों मॉड्यूल में अगर आपके सी प्लस भी आते हैं, तो जो आपका एग्जाम है वो अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस आया है और पहले उसमें सी था, तो अब वो एप्लीकेबल होगा कि आपका जो वहाँ पे सी था उसको अभी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने सी प्लस के साथ। दो एग्जाम कंबाइन करके अब आपका स्कोर होगा रीडिंग के अंदर आपका बी, लिसनिंग के अंदर आपका बी, स्पीकिंग के अंदर आपका बी और जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आपका सी प्लस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ के बारे में कि किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है और किसके लिए 50-50% आपके लिए बेनिफिशियल है भी और नहीं भी। फिर से आपको बताता हूँ, एक तरीके से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ही है, निवेदन ही है उन लोगों के लिए जो अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें। अपना एग्जाम जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करें। मैं खासकर मेरे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस ना करें। अपना एग्जाम है उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि आपकी जो रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है उसके अंदर आपका बी स्कोर करें आप, और जो आपकी राइटिंग है उसके अंदर आप सी प्लस स्कोर करें। आप सी स्कोर करके उसको क्लबिंग के लिए छोड़ना कोई सही चीज़ नहीं है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको जो जो भी चेंजेस आए हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम देने के बाद आपका शायद बेनिफिट हो सकता है, पर देने से पहले कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें और अपने जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करें आप अच्छे से, ठीक है। दूसरा हमारा जो चेंज आया है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी सी से ज़्यादा काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि सुबह से जब से चेंजेस आए हैं तो मेरे पास भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया है इस चीज़ को लेके। मेरे पास फ़ोन भी आया है कि सर हमने जो अपना एग्ज़ाम दिया था, अभी अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम हम लोग देने वाले हैं। तो देखो, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, पहले जो ड्यूरेशन था कि अगर आपको जो आपका स्कोर अगर आपको क्लब करना है, तो पहले आपकी क्लबिंग का जो ड्यूरेशन था वो 6 मंथ का था। आप 6 महीने के अंदर 2 एग्ज़ाम देके अपने जो एग्ज़ाम है उसका स्कोर आप क्लब कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता था कि बच्चे ने अपना एग्ज़ाम दिया, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फर्स्ट मंथ में उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो स्कोर आया है वो क्लबिंग के लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ आने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है और उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए और अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। पर जो उनके पास जो टाइम ड्यूरेशन था वो 6 मंथ का था कि उसके अंदर ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी थी और अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना था वो नेक्स्ट एग्ज़ाम देना था और उसी के बाद वो क्लब हो सकता था। पर अभी उस ड्यूरेशन को बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया है। तो जिस बच्चे ने अपना एग्जाम दिया है तो उसके पास अब टोटल बीच में 12 महीने हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए और अपना सेकंड एग्जाम देने के लिए। अब 12 महीने के बीच में अगर आप 2 एग्जाम देते हैं तो उसको आप क्लब कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 6 मंथ ही वैलिडिटी थी, आपको 6 महीने के अंदर ही 2 एग्जाम देने पड़ते थे आपको अगर क्लबिंग करनी है तो। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेनिफिट ही है। पर आ, हमने एग्जाम क्लियर किया है और हमें इन चीज़ों के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों को एक अच्छी सलाह ये देना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने अपना एग्जाम दिया है और जिसको लगता है कि मेरा एक मॉड्यूल रह गया है जिसके अंदर की मेरा एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ, बाकी मेरे 3 मॉड्यूल्स मेरे क्लियर हैं और जो एक जो मॉड्यूल है उसके अंदर या तो मेरा सी प्लस आया है रीडिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग के अंदर, या फिर मेरी राइटिंग के अंदर सी आया है और मैं कुछ नंबर से रह गया हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर ना तो आप 6 महीने का वेट करें अपना, ना ही आप 1 साल का वेट करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने और प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही अपना एग्जाम दें। मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप जब अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करते हैं, आप अपना एग्जाम देते हैं, तो आपका वो पहला एग्जाम होता है, आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस भी होता है। उसके चक्कर में आपका एक मॉड्यूल अगर कम भी रह गया या फिर आपका जो एक मॉड्यूल जिसके अंदर आपका सी प्लस आया है या फिर सी आया है, जिसकी वजह से आप क्लबिंग के लिए तो एप्लीकेबल है पर यहाँ आने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपकी जो नॉलेज है वो आपके पास फ्रेश है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके पास फ्रेश है। अगर आप उसको 1 महीने कंटिन्यू करके आप अगर अपना एग्जाम देते हैं तो आपका जो सेकंड टाइम जो होगा उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे आपके एग्जाम क्लियर करने के।
बजाय उसके कि आप 6 महीने वेट करके फिर एग्जाम दें, जहाँ पे आपकी नॉलेज भी आपकी फ्रेश नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, आप इतने सारे वीडियोस देख चुके होगे जिसके चक्कर में आप कंफ्यूज हो गए होगे। दूसरे में आप ओईटी की प्रिपरेशन की इतनी वीडियोस देखोगे जिसके अंदर आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपको पहले नहीं पता थी पर अब आपको पता है। जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा कंफ्यूजन, जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना कम कॉन्फिडेंस, जितना कम कॉन्फिडेंस ओईटी वहीं पे आपको मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन आपको मिला है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उतना ही ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना इस वीडियो को प्लीज। और मैंने आपको बताया कि किसको ये जो वीडियो है किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना। दूसरी चीज जो थर्ड रूल था एम्प्लॉयर के रेफरेंस से, अगर आप यहाँ पे यूके के अंदर अपने जो एनएमसी है द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ यूके, उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसका अभी अपडेट अभी आया नहीं है। जो 2 अपडेट थे, जो मेजर अपडेट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर जैसे ही थर्ड अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने उस वीडियो को लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आप लोगों के डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे विद एग्जाम्पल। और ये आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।